भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं और भारतीय किसान यूनियन किस दिशा में जा रही है, अलग अलग गुट अलग अलग संगठन बन चुके हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन को कैसे मजबूती दी जाएगी, इस बारे में हरियाणा के अंदर वो दौरा कर रहे हैं और सदस्य बना रहे हैं। तो किस तरह का उन्हें सहयोग मिल रहा है और किस तरह उनकी आगामी योजना और रणनीति है, इस बारे में बात करते हैं। जी, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप कि किस तरह का काम जो है अब चल रहा है और किस तरह का सपोर्ट्स जो है वो मिल रहा है लोगों का। देखिए, जो 11 दिसंबर 2022 को आंदोलन ख़त्म हुआ था, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन नहीं ख़त्म हुआ था, आंदोलन का पहला फेज़ ख़त्म हुआ था, जिसमें 3 कृषि कानून रद्द किए गए थे। बिजली बिल के ऊपर बात सहमति ये बनी थी कि उसको अपना वापस ले लिया जाएगा, एमएसपी पे कमेटी बना दी जाएगी। लेकिन ये जो 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, ये उसी तरह से कायम हैं और चलते आंदोलन के दौरान भी विभिन्न समस्याएं थी। जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको शहीद किया गया, एक पत्रकार साथी था उसमें, उसको शहीद किया गया। और जो ये कार्रवाई करने वाले लोग थे, वो राजसत्ता पे विराजमान हैं, उनमें से अभी भी प्लानर थे इसके। तो ये मांग मुद्दे हमारे चल रहे हैं कि उन निर्दोष किसान जो हिरासत में लिए गए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, और जो गृह राज्य मंत्री है जिसके निर्देश से प्लानिंग से ये घटनाक्रम हुआ, उसको अपना तुरंत बर्खास्त करके उस पर 302 का पर्चा किया जाए। इसके साथ ही जो एमएसपी की सबसे बड़ी मांग है हमारी, एमएसपी केवल कुछ जो कह सकते हो कि हरी क्रांति का क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहने को ये हरी क्रांति थी, लेकिन इस हरी क्रांति के बहुत सारे बुरे प्रभाव अब नज़र आ रहे हैं। तो जो मंडी का सिस्टम था और कुछ हद तक एमएसपी का था, तो इसी क्षेत्र में कुछ एमएसपी मिल रही थी लोगों को, लेकिन आने वाले समय में वो भी खतरे में है। सरकारी खरीद की गारंटी ठीक ढंग की नहीं है। हमारी ये मांग है कि आने वाले समय में सारे भारत में जितनी भी फसलें हैं हमारी, खास करके 24 फसलों में से 23 फसलों की एमएसपी सेंट्रल सरकार तय करती है। तो एक तो सभी फसलों की एमएसपी तय हो, इसके साथ ही खरीद की कानूनी गारंटी हो। ये मांग है हमारी एमएसपी के मुद्दे के ऊपर। लखीमपुर की जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया है, वो मांग स्टैंड कर रही है। बिजली बिल 2020 था जो, उस समय सरकार ने कहा था कि हम इसको कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन पीछे उसको दोबारा वो कानून बनाने की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। विरोध के कारण उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया, लेकिन अभी भी वो खतरा बरकरार है। कभी भी सरकार उसको बिजली बिल को कानून बना सकती है। ये मुद्दा है। किसान जो शहीद हुए थे, उनके मुआवजे और उनके परिवार आश्रितों को नौकरी का मुद्दा है। लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए थे उनका मुआवजा दे दिया, लेकिन आश्रितों को नौकरी का, और दूसरे जो जख्मी किसान से उनको जो कंपनसेशन का मामला था वो अधूरा है। ऐसी बहुत सी जो मांग मुद्दे हैं हमारे, रोज़गार का मामला हमारे बच्चों के लिए, सेहत है, शिक्षा है, वो छीनी जा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर आंदोलन पहले फेज़ के ख़त्म होने के बाद दूसरे फेज़ में इन मांग मुद्दों को लेकर हम आगे चल रहे हैं और लगातार कार्यक्रम दे रहे हैं। ये तो जैसे आपने बताया भाई, किसानों की ये मांगे हैं, ये समस्याएं हैं और सरकार से ये डिमांड है। लेकिन जिस तरह से किसान गुट अलग अलग बन रहे हैं, क्या लगता है कि मंजिल की तरफ कदम बढ़ेंगे। देखिए, मसला ये है कि किसान गुट अलग होने का एक दूसरा पक्ष ज़रूर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ लोगों में गया था कि जब कुछ संगठनों ने पंजाब चुनाव में हिस्सा लिया, तो लोगों को लगा कि ज़्यादा गुट बन गए, शायद आंदोलन टूट गया। पर लोग जो होते हैं, असली निर्णयकारी ताकत लोग होते हैं। लोगों ने पंजाब के चुनाव में उन संगठनों को ये बता दिया कि वो लड़ने अपने मुद्दों के ऊपर गए थे, किसान नेताओं के लिए लड़ने नहीं गए थे। इसलिए जो भी चुनाव में गया उसकी संदूकड़ी आपने खाली देखी है, कोई भी बन नहीं पाया, जमानतें तक जब्त हुई हैं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि लड़ने वाले लोग होते हैं। लोग कहीं नहीं बटे, लोग उसी तरह लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ किसान संगठन हैं जो अपने स्वार्थ के लिए चले गए थे, तो उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि किसानों की डिवीजन नहीं उसको कह सकते, कुछ लोग गए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह जो ग्रुप है, पंजाब में कितना मजबूत आप मानते हैं और हरियाणा में मतलब किस तरह का जो रणनीति लेकर आप चल रहे हैं।
देखिए, भारतीय किसान यूनियन एक सिद्धांतों पर वैचारिक तौर पे काम करने वाला संगठन है, कार्डर बेस्ड संगठन है और लंबे समय से वो किसानों की लड़ाइयाँ पंजाब में लड़ता आ रहा है और एक बहुत मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। और विशेषकर जब दिल्ली का मोर्चा उसके बाद तो और भी बहुत सारी ताकत भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की बढ़ रही है। और विशेषकर जो चुनाव के मामले में कुछ लोग ये ज़रूर बात कहते थे कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया तो बहुत बढ़िया है पंजाब के चुनाव में। लेकिन हमारा जो अपना संविधान है और उसके बाकायदा जो बेसिकली नियम है, उनमें ये बात दर्ज है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जो चुनावी राजनीति है उसके पक्ष में ना तो कभी रहा है, ना ही खुद चुनाव लड़ते हैं, ना ही किसी को अन्य को सपोर्ट करते हैं। उसकी जो लाइन है, निर्धारित लाइन, उसकी कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकली चीज़ लोगों के सामने आई है कि वास्तव में जो वो कहते थे वही करते हैं और वो लाइन को मजबूती के साथ लोगों ने समझा है। और इसी के आधार पर हम पंजाब के बाद हरियाणा में लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गया है भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह को काम चलते हुए, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, अन्य भी देश के बहुत से जो राज्य हैं वहाँ से मांग है कि लोगों की जुड़ने की। लेकिन हमारा कुछ काम करने का हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा मतलब कि भरोसा रखते हैं और हम काम तभी शुरू करते हैं जब हमें ये हो कि इलाके में लोग वाकया ही इस सिद्धांत को ठीक तरीके से निभा पाएंगे जिनको नेतृत्व दिया जाए। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इस तरीके से काम का विस्तार कर रहे हैं। अ, जैसा कि अगर बात करें हम 2024 के चुनाव की, सिर के ऊपर आ चुका है, तो ऐसे में जो है उग्राह ग्रुप की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? देखिए, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हैं जितने भी एसकेएम के झंडे के नीचे लड़े जा रहे हैं, तो एसकेएम जो भी आंदोलन देता है हम उसका हिस्सा हैं बिल्कुल। पीछे 26 तारीख को भी हम उस आंदोलन का हिस्सा होते हुए उत्तराखंड में भी, पंजाब, हरियाणा और अन्य जगह राजस्थान में भी हम कार्यक्रम में उनमें शामिल हुए। इसके बिना भी हम अपने संगठन के झंडे के नीचे बहुत से आंदोलन दे रहे हैं और लोगों को विशेषकर 2024 के मामले में जहाँ चुनावी वर्ष है और हरियाणा में 2 चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो ऑल इंडिया लेवल के तो लोकसभा के है ही हैं चुनाव, अन्य राज्यों में भी। उसके साथ ही जो विधानसभा के चुनाव भी हैं अपना पेंडिंग हैं, वो अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर 2024 में। तो इन सारे अपना समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के बीच में पहले भी ये बात लेकर जाते रहे हैं और आज भी, कि हमारा ये मानना है कि असली ताकत लोग होते हैं। और ये जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक्स वाई जेड जितनी भी हैं, ये जो लोगों की विरोध की नीतियां हैं, जितनी भी लोगों का शोषण करने वाली दमनकारी नीतियां हैं, उनको वो एक्स वाई जेड जितनी पार्टियां हैं 19-21 के हिसाब से उनको लागू करते हैं। इसलिए हमारा चुनाव के संबंध में यह मानना है कि लोगों को अपनी ताकत और एकता पर भरोसा रखना चाहिए और इसी ताकत और एकता के बल पर वो जो राज्य की नीतियां, शोषणकारी दमनकारी नीतियां हैं, कारपोरेट के हक की नीतियां, उनको एक दबाव समूह में एकत्रित हो गए लोगों द्वारा ही उनको वापस किया जा सकता है। चुनाव आते जाते रहते हैं पर इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि जो भारतीय अपना जनता पार्टी है, इसकी सरकार, जिसका एक कह सकते हो कि दूसरी पार्टियां भी 19-21 में फ़र्क है, पर ये जिस तरीके से नीतियों को बहुत तेज़ी से लागू कर रहे हैं और देश को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इलाके के नाम पे बांट रहे हैं और तानाशाही फरमान लगातार जारी कर रहे हैं, तो हमारा ये है कि इस तरीके का काम देश में नहीं चलेगा और लोगों को, तमाम वो चाहे किसानों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, मजदूरों के, इंडस्ट्री अपना लेबर के हैं, चाहे वो खेत मजदूरों के हैं, नौजवानों के हैं, विद्यार्थियों के हैं, महिलाओं के हैं, जितने भी शोषित लोग हैं, हम सभी के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए उनको सभी को आंदोलन का हिस्सा बनाते हुए, क्योंकि ये जितने भी मांगे हैं, जो कह सकते हो कि आर्थिक तौर पे कह सकते हो कि आर्थिक नीतियां हैं जो स्टेट की, वो सभी लोगों को प्रभावित कर रही हैं, जितने भी आम साधारण जनसाधारण लोग हैं। तो इसलिए ये जो नीतियां आम जनसाधारण को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, शिक्षा ख़त्म की जा रही है या बहुत महंगी की जा रही है, तो ये जो संकट है समाज के सामने, इस संकट से निपटने के लिए, इन नई लिबरल पॉलिसीज़ को रोकने के लिए, बाकी किसानों के बिना बाकी जो लोग हैं उनके संगठन हैं उनको साथ लेकर हम
चल रहे हैं और आगे इस एकता को व्यापक करेंगे, बड़ा बनाएँगे, मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी राज सत्ता पे कोई भी पार्टी काबिज़ हो, वो आम जनसाधारण की माँगों को नज़रअंदाज करके उनके कह सकते हो कि जीवन की मूलभूत ज़रूरतों से नज़र ना फेर सके। जैसा कि आपने ज़िक्र किया भई, मौजूदा जो परिस्थितियाँ हैं, वो जातिवाद, धर्मवाद, इलाकावाद और बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचारी, इन सब स्थितियों से उलझा कर रखने के लिए कागज़ों की लाइन में लगा दिया गया, ये आईडी, वो आईडी, वो आईडी, आदमी को मतलब सोचने की फुर्सत नहीं दी जा रही। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी। हर एक जगह आप देखो कि किसी न किसी तरह लोगों के ऊपर एक नई चीज़ थोप दी जाती है। जैसे हम शिक्षा का मैं उदाहरण देता हूँ उसमें। शिक्षा व्यवस्था हमारी उसमें अपना क्वालिफ़िकेशंस हैं, प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, जितनी भी है बच्चे पढ़ाई करते हैं, महँगी शिक्षा है, ग्रहण करने के बाद जब रोज़गार नहीं है, तो एक नया तरीका निकाला कि ये टेस्ट हैं जो जैसे खास करके एजुकेशन में एचटेट, सीटेट, दूसरे तीसरे टेस्ट हैं, अन्य विभागों में भी तमाम तरह के टेस्ट हैं कि वो टेस्ट लिए जाते हैं। मसला ये है कि पहले तो जो अपना आपकी शिक्षा प्रणाली है, इसका मतलब आपको उस पे भरोसा नहीं है। मैं आपका मतलब सरकार को उस पे भरोसा नहीं है। उसके बाद यदि फिर भी वो टेस्ट ले रहे हैं, तो इसका जो टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं, जो पास हैं, क्या उन सभी के लिए रोज़गार हैं? ये केवल और केवल स्क्रूटनी छँटनी करने के ढंग हैं और लोगों के बीच, बच्चों के बीच एक ये मतलब कि उनको मानसिक तौर पे ये बात बिठाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं कि आप फलाँ टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए आपको रोज़गार नहीं दिया जा सकता। जबकि रोज़गार का मामला जो जुड़ा हुआ है सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं तमाम जितने सरकारी महकमे हैं, जिनमें कोई अच्छी जो रोज़गार की स्थिति होनी चाहिए, वो तमाम जो महकमे हैं वो बेचे जा रहे हैं। या उनमें भर्ती नहीं है, यदि है तो वो ठेके की या कच्ची भर्ती है, उसमें लेबर लॉज़ नहीं है कुछ भी, उसमें शोषण ही शोषण है और इतनी कम वेजेज़ हैं जो अपना सैलरीज़ हैं कि एक आम आदमी अपना गुज़ारा नहीं कर सकता। इस महँगाई के दौर पे अपने परिवार का और आश्रितों का गुज़ारा कैसे कर सकेगा? इसलिए ये तमाम जो चीज़ें हैं, रोज़गार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, ये सारी चीज़ें एजेंडे हैं हमारे और होने भी चाहिए सभी के, क्योंकि ये समाज को सभी वर्गों को प्रभावित करती हैं और ख़ास करके मेहनतकश लोगों को प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। सरकार की अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, आयुष्मान योजना है, निरोगी योजना है, तरह-तरह की योजनाएँ, लेकिन दूसरी तरफ देखें बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पर हैं और कोई बात नहीं सरकार उनसे करना चाह रही। देखिए, मेडिकल पॉलिसी जो है सरकार की, वो कहना चाहते हैं कि जो एमबीबीएस के छात्र हैं या अन्य जो हायर एजुकेशन मास्टर डिग्रीज़ हैं, उनके मामले में भी कि उन विद्यार्थियों को अपना एक सार्वजनिक क्षेत्र है या सरकारी क्षेत्र में एक समय विशेष तक वहाँ अपनी सेवाएँ देनी चाहिए। ये चीज़ हम गलत नहीं कहते सेवाएँ देनी चाहिए, पर मसला यहाँ ये है कि यदि तो आप उनको उनकी योग्यता के अनुसार आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हो, तो ये चीज़ लागू की जा सकती है। लेकिन जब एजुकेशन को आपने व्यापार बना दिया और उसमें लाखों रुपए एडमिशनों के लगते हैं, तो आप फिर उनको कंपेल कैसे कर सकते हो कि आप प्राइवेट में जॉब ना करो या सरकारी क्षेत्र में इतने समय के लिए आप बाउंड हो सर्विस यहाँ दे। तो हमारा इस मामले में स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि ये जो चीज़ जब तक शिक्षा को जनहित के अनुसार वह नीतियाँ नहीं बनाई जाएँगी शिक्षा की, किसी भी बच्चे की जो उसकी अपना इच्छा के अनुसार जितनी भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसको बाज़ार की वस्तु ना बनाकर उसको एक तरीके से एक स्टेट का, सरकार का इस तरीके का विषय होना चाहिए कि वो हर बच्चे को शिक्षा दे, मुफ़्त में शिक्षा दे। और यदि इस तरीके की शिक्षा प्रणाली होगी, तो निश्चित तौर पे उन बच्चों को हम कह सकेंगे कि आप समाज की सेवा करो, क्योंकि आपको जो शिक्षा दी गई है, वो शिक्षा देने के लिए सरकार ने आपको फ्री में कॉलेजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कॉलेजेस हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो लोगों के पैसे से बनी है, इसलिए आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब जब ये मंडी बन चुका है, लाखों रुपए जो है अपना फ़ीस वगैरह ली जाती है मेडिकल कॉलेजों में, 5-5 साल में कई कॉलेज करोड़-करोड़ तक की फ़ीस बच्चे दे रहे हैं। तो कैसे अपेक्षा की जा सकती है ऐसी बाज़ारू शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, तो कैसी अपेक्षा की जा सकती है कि वो लोगों की कह सकते हो कि जनता की सेवा के लिए वो आगे आएँगे? ये समस्या खड़ी है। इसका जो हल
वो शिक्षा को बेहतर बनाने में, शिक्षा का बाज़ारीकरण रोककर और शिक्षा को मुफ़्त में अपना लोगों को प्रोवाइड कराकर इसका हल निकाला जा सकता है। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने हर समस्या के ऊपर अपने विचार खुलकर रखे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या किसानों की समस्याएं हो, मजदूर की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो। हर विचार उन्होंने अपनी यूनियन की तरफ से साझा किए और लोगों से बताया कि किस तरह इसका समाधान हो सकता है। जुड़े रहिए गदर मीडिया के साथ, हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी ही हस्तियों से। जय हिंद।